ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट देन। तो आपको जो असाइनमेंट दी थी मैंने, वो आपने कलेक्ट कर ली है। और असाइनमेंट में जो हमने काम किया था वो ये था कि इंट्रोडक्शन सेक्शन आपने लिखना था एज़ पर दी टॉट पैटर्न, जिसमें हमने कुछ पंच लाइन्स डिस्कस की थी कि इसके मुताबिक अपने टॉपिक पे आप 1.5-2 पेजेस के करीब जो है वो कंटेंट आपने लिखना है। और उसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक था कि अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कीजिए, सेकंड था कि उसकी सिग्निफिकेंस बताएं उन पेपर्स को डिस्कस करते हुए जो कि मल्टी डायमेंशनल कह लें या मल्टी रीजनल वाइज लोगों ने उस पर काम कुछ किया हो, थोड़ा आपको अंदाज़ा हो सके, या कुछ और डाटा की मदद से कुछ इंपॉर्टेंस बताई जा सके। और तीसरी चीज़ थी अपने प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करें, जो आप सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 1.5 पेज 2 पेजेस के करीब कुछ कंटेंट लिखना था इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा मैंने लेक्चर में आपको लिटरेचर रिव्यू का लिखने का तरीका भी दिखाया था इधर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि किस तरीके से आपने अल्फाज को मिन्स करना है, एक पैटर्न पे नहीं लिखना, थोड़ा सा तब्दील करके कभी ऑथर्स का जिक्र करना है, कभी कोवर्कर्स की बात करनी है, कभी रेफरेंस एंड पे देना है, कभी रेफरेंस शुरू में देना है, ताकि एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव स्टाइल में पढ़ने वाले को उसकी समझ आए। तो उस पर्सपेक्टिव से जो टास्किंग आपकी होनी है नेक्स्ट, वो आई डिस्कस टुडे। एक मैं आपसे शेयर करूंगा सिंथेसिस मैट्रिक्स, जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप सब लोगों ने एज पर दी क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड जर्नल पेपर्स अपने रिसर्च पेपर्स शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, और उनके अंदर से अब हमने कुछ लिटरेचर रिव्यू वाला कंटेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से एक जो रिसर्च मेथडोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, उसको हम नाम देते हैं सिंथेसिस मैट्रिक्स का। So we'll start from there and then move on to the research paper proposal, research proposal template as well. एक चीज़ और जो मैंने आपकी टास्किंग की थी वो ये की थी कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो बनाई हुई है उसके अंदर ही कुछ स्लाइड्स ऐड करनी है, mentioning the block diagram of methods of some of the related research papers. ऐसे ही वो भी आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बिकॉज दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रेजेंटेशन विच विल अपीयर इन योर दिस कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अच्छा, मैं यहाँ पे भी आपको जो प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, इफ यू सी दैट प्रेजेंटेशन, तो इनफैक्ट से आप सब लोगों का एक टाइटल डिफाइंड है। दिस इज वन ऑफ अ सैंपल प्रेजेंटेशन व्हिच आई वुड लाइक टू शो। आई फाउंड इट अ बेटर वन ऑफ द स्टूडेंट डिड इट। सो इसी तरह का काम आपने भी करना है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन व्हिच विल बी योर नेक्स्ट टास्किंग। ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज़ आपने करनी होती है, लाइक सी दिस इज अ टाइटल, एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज अ टाइटल। ठीक है, एंड दैट टाइटल इज इन फैक्ट गिविंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, दैट इज द टारगेट। थीसिस के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज just shown there, an optimized solution for system extraction through requirement. Somebody is doing a task in the software engineering cell. So इसी तरह से आपकी एक फर्स्ट स्लाइड है, उसमें आपने अपने सुपरवाइजर का उसका नाम भी लिखा हुआ है, पार्टिकुलरली और शी सुपरवाइजिंग मी, और उसके बाद आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए। अब आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख दिया है, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके काम के अंदर से निकलेंगे कि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। ये मेरा पहला टास्क है, ये मेरा दूसरा टास्क है, ये मेरा तीसरा टास्क है। Because your research problem, your topic has got some research questions within it, and to answer those questions, आपको research objectives define करने पड़ेंगे. So like here, if you see, there are 3 research objectives defined, and they have been extracted from the topic, from the title, जो कि आपने select किया होगा. Like as mentioned here, अगर आप इसको दोबारा देख लें, दिस इज द टाइटल, हर एक का अपना टाइटल है। उस टाइटल के अंदर से आप अगर कीवर्ड्स को पिक करेंगे तो आप अराउंड 3 से 4 ऑब्जेक्टिव उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Like mentioned here, the first objective here is to develop a recommendation system for extracting similar systems by providing a set of requirements.
Second objective is to extract similar systems that are developed using similar requirements to determine what piece of code will fit the best in these requirements. ये इतने सारे objectives नहीं है, but ये इसी तरह के objectives आप अपने topic के अंदर से extract कर सकते हैं. Because based on these objectives, जो आप define करेंगे, आपके जो research papers हैं वो इनके इर्द-गिर्द घूम रहे होंगे. इन्हीं objectives के आंसर निकालना चाह रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना चाह रहे हैं. सही. सो जब ये चीज सामने आ जाती है तो अब आप चूंकि ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स पे काम कर भी चुके हो और आपको मैंने इस तरह से कहा था कि कुछ 5 एक जनरल रिसर्च पेपर्स, 5 के करीब कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं बेस्ड ऑन सम क्वालिटी क्राइटेरिया. आप यहाँ पे देखें इधर बहुत सारी चीजें मेंशन है. लाइक इफ यू सी द फर्स्ट कॉलम after serial number it mentions the title of those research papers. The second column shows the journal name because these are the journal papers. Then whether this journal is indexed in Scopus or not, check करके उसको आप अपने papers को देखें तो आपने भी check करके कि मेरा ये journal जो है Scopus में indexed है. उसका तरीका मैंने आपको बताया है. JCR की वेब पेज पे जाके आप टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी डिटेल्स नजर आएंगी. वेब ऑफ साइंस में ये जर्नल इंडेक्स है नेक्स्ट कॉलम में. इस जर्नल का HJRS भी मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था, जो SEC का जर्नल रेकग्निशन सिस्टम है. वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या डिटेल्स हैं जर्नल की. देन यू सी क्वार्टाइल इज मेंशन्ड. क्वार्टाइल की बात हमने क्लास में की थी कि ये जर्नल जो है अगर इसको हम एक्सेस प्लॉट करें तो ये टोटल नंबर ऑफ जर्नल्स में कहाँ लाया जाता है. या ये हाई क्वालिटी Q1 साइड पे है, Q2 पे है, Q3 पे है, Q4 में है. टोटल जर्नल से प्लॉट हो जाते हैं तो उनकी आप उनकी क्वालिटी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. और देन देयर इज अ वैल्यू SJR व्हिच इज स्कोपस जर्नल रैंक. अगेन स्कोपस के अंदर से वैल्यू आपको मिल जाएगी. H इंडेक्स इस जर्नल का क्या है वो आपको नजर आएगा. तो यू सी दिस होल मैट्रिक्स हैज बीन फिल्ड. This matrix is called synthesis matrix because this matrix will assist you in writing the literature review. After this, we start fitting certain things. ये first slide है. इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये 5 और जर्नल पेपर्स हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनकी डिटेल्स मेंशन है. जब ये बन जाता है तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाती है कि जी जो मैंने काम जिस पे मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ वो सारे रिसर्च पेपर्स मुझसे रिलेटेड भी हैं और वो क्वालिटी के भी, बिकॉज they are being available on all the important indices as well as the forums जहाँ पे उनको रजिस्टर होना चाहिए या इंडेक्स होना चाहिए या उनका कुछ वैल्यू होनी चाहिए. तो इसमें और वैल्यूज भी ऐड की जा सकती हैं. लाइक इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यूज भी लिखी जा सकती हैं. वो यहाँ पे इस वक्त नहीं है, बट SJR is similar to impact factor, so accordingly you can decide and select some of the parameters and fit a matrix according to your papers. ये जर्नल पेपर्स हैं. आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी मेंशन्ड है. कॉन्फ्रेंस पेपर में अगेन उसका टाइटल दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस का नाम दिया हुआ है. अब कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ बता रही है कि वो कितने नंबर पे है. 39 पहली कॉन्फ्रेंस है, 38 दूसरी नंबर की कॉन्फ्रेंस है, 31 तीसरी कॉन्फ्रेंस है. एक बैनर के नीचे भी हो रही है IEEE या ACM के नीचे. अगर आप देखें क्वालिटी यहाँ से पता चल रही है. और आगे जाते हैं तो स्कोपस में उसकी उसको वो इंडेक्स है नहीं है, यस नो हुआ हुआ है. उसकी कोई साइटेशन काउंट मेंशन्ड है, आपको नजर आ रहे हैं कि ये रिसर्च पेपर इटसेल्फ इतनी दफा साइट हो चुका है, मेंशन कर सकते हैं. परसेंटाइल इज अगेन मेंशन्ड वंस यू गो टू स्कोपस किसी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, वहां पे उसकी वैल्यूज आपको मिल जाती हैं. कुछ और वैल्यूज भी गिवन है इसके अंदर. इसी तरीके से अगला जो स्लाइड है वो अगले कुछ रिसर्च पेपर्स का है. अगेन दे आर दी कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स और वैल्यूज जो है वो अगेन वहां पे मेंशन्ड है बाय लुकिंग एट दोज फोरम्स जो मैं आपसे पहले डिस्कस करता रहा हूं. सो इस तरीके से ये कुछ जर्नल पेपर्स हैं. as many as you would like to add to your literature review, as many as you would like to add to your literature review, the conference papers are there. और इसकी बेस के ऊपर अगर आप एक लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि एवरीथिंग इज नाउ एज पर क्वालिटी, और हम यहाँ से इसको लेके चल सकते हैं आगे. मैं भी आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ जिसपे हम इसके बाद अगली जो चीज़ हैं वो इंक्लूड करते हैं. कोई सवाल अगर आपका हो तो ज़रूर पूछिए.
ओके, सो सिंथेसिस मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। Synthesis matters to organize and synthesize information from multiple sources used in systematic literature reviews, meta-analysis for comprehensive analysis of existing literature. A table or spreadsheet with columns represent a theme, topics, or research questions being addressed in a study, while the rows represent the different sources of information being analyzed, such as articles, books, or other documents. Okay. The information includes a summary of key findings from the source that supports or contradicts the research questions or themes being explored. It compares and contrasts the information from different sources, identify patterns and trends in the data, and draw conclusions about the overall state of knowledge for a particular topic. And this is what is required of literature. Okay. So ultimately, आपने from that matrix establish करनी है, और ये वो पंच लाइन्स होंगी जिनकी बेस पे आप कंटेंट लिखेंगे जो आपने लिखना है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आपका रिसर्च क्वेश्चन, देयर कुड बी 3 रिसर्च क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच यू हैव डिफाइंड। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनके अगेंस्ट 3 रिसर्च क्वेश्चंस, उनका आपने जवाब देना है। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आर अवेलेबल इन सम ऑफ द रिसर्च पेपर्स, या दे शुड बी अवेलेबल इन द रिसर्च पेपर्स जो आपने फिगर आउट किए हैं, क्योंकि उनके अंदर इसी तरह के सवाल जवाब होगा, इन्हीं को एसेस किया गया। So you can always take those research questions one by one, and from those sources 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 see and highlight कि जो मेरा ये research question है वो वहाँ पे क्या जवाब आ रहा है उसका, what they have figured out। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था मेरे 10 रिसर्च पेपर्स में कैसे एड्रेस हुआ होगा, अगला क्वेश्चन उन 10 पेपर्स में कैसे एड्रेस हुआ होगा। So accordingly you could find a number of findings from those sources, because ये वो फिर आपके पास एक ज़खीरा आ जाएगा नॉलेज का जिसको आप स्प्रेड कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर, क्योंकि यही सवाल जवाब आप उनके अंदर करना चाहते हैं। इट इज नॉट सिंपली ये काम नहीं होगा कि आप जो है वो रिसर्च पेपर खोलें और फैक्ट से शुरू कर दें, नहीं, यू हैव टू रीड दोस पेपर्स, अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आपने पेश करना है और जनरल या कॉर्पस पेपर्स के अंदर से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जो उससे रिलेटेड है, और कोई जगह लिखते जाना। तो लिख लेंगे आप, ये रेडी हो जाएगा, इट मींस योर लिटरेचर रिव्यू चैप्टर और सेक्शन इज रेडी, व्हिच यू कैन नाउ एलाबोरेट और राइट। ये अब सोर्स 1 2 3 तो रिसर्च पेपर हो गया जी। ये थीम 1 2 3 थीम 1 2 3 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, अपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं ना, 3 या 4 या 5 डिफाइन किए हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। अल्टीमेटली ये सारे पेपर्स जो रिलेटेड है ना, ये वही उसी तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। वो इंफॉर्मेशन मेरे रिसर्च पेपर्स में किधर है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो आप देख सकते हो, ये रिफाइन हो जाएगा फर्दर एक अटेम्प्ट के बाद, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। की फाइंडिंग जो है 1 2 3 इट मींस कि ये 2 3 सॉल्यूशन, 2 3 फाइंडिंग्स उससे रिलेटेड हो सकती हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 3 फाइंडिंग, या एक फाइंडिंग भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, इवन 4 5 भी हो सकती हैं। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, बट देयर कुड बी मेनी फाइंडिंग्स फ्रॉम दोज सोर्सेज जो आप यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए मेंशन कर सकते हैं। सही है। तो अगर मैं दोबारा चला जाऊं उसी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो हमने पहले डिस्कस किए थे, in fact let me figure out some other good research objectives as well. फिलहाल इसी को जरा देखते हैं हम जो हमने शुरू में मेंशन किया था।
देखिए आपसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, जनरली ये पहला ऑब्जेक्टिव, चले अगले दो ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें फिलहाल इस वक्त हमें उसको ना भी फोकस करें, पहले पे बेस्ड ऑन द टॉपिक there is an optimized solution for something. So the first objective is to develop that recommendation system. That is our first objective. कि ये जो काम करना है इसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना है. So that is my first objective. Now this first objective has been answered in all these research papers, some by some method. तो we need to extract that कि वो इन्होंने कैसे उसको फिगर आउट किया है, उससे मुतालिक कोई की फाइंडिंग आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इन दी मैट्रिक्स कि जी पहला पेपर उसने इस तरीके से फिगर आउट किया, ये मेथड इस्तेमाल करके इस सोल्यूशन को निकाला है और उसको ये फ़ायदे मिले, ये नुकसान मिले. नुकसान फ़ायदे सेकंड फाइंडिंग हो सकती है, थर्ड फाइंडिंग हो सकती है, बट ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि एक रिकमेंडर सिस्टम बनाना है या एक सोल्यूशन देना है. तो इन सब ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसी फॉर्म में दिया. तो पहले ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आप वो की फाइंडिंग्स जो उसकी निकली हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 करके. उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे. सेकंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे मुताल्लिक कोई चीज़ मेरे रिसर्च पेपर में है, बिकॉज दिस ऑब्जेक्टिव इज लिटिल डिफरेंट. दिस टेल्स कि आपने कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है. क्या वो सिस्टम जो आपके पास इन पेपर्स में है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के बारे में कुछ नॉलेज दे रहे हैं तो आप बताएंगे, नहीं दे रहे हैं तो आप कहेंगे जी नथिंग इज गिवन हियर, समथिंग लाइक दिस. तो अकॉर्डिंगली ये जो सेकंड मैट्रिक्स है, सिंथेसिस मैट्रिक्स, सेकंड सिंथेसिस मैट्रिक्स जो मैंने आपको दिखाया था वो फिल हो जाएगा फ्रॉम दिस डेटा, बिकॉज ये पेपर आप पढ़ कर आ रहे हैं और वो इनके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. जितने क्लियर आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतना क्लियर आप इसको फिल कर सकते हैं. तो मेक गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रीजनेबल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको जी कि एक पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पहला ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज द सिस्टम विच यू आर डेवलपिंग, दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि वो डेवलप करना है. सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है जी कि टू एनालाइज द अवेलेबल सिस्टम्स. फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज द अवेलेबल सिस्टम्स. तो ये आपका पहला या दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है. तीसरा हो सकता है जी के टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रपोज सिस्टम. अब उसके लिए जो कंसर्न बेंचमार्क्स हैं वो